हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे थे हमारे अभी। सबसे पहले हम लोग से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा है हम उसको एक बार क्रमबद्ध आपके तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके विषय में पढ़ रहे थे। पहले हमने देखा कि दिल्ली पर आपके तोमर जो आपके राजपूत थे उनका नियंत्रण था। 12वीं शताब्दी के बाद आपके चौहानों का हुआ और 13वीं शताब्दी में आपके क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत आपका दिल्ली में स्थापित हुई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों का आवागमन होगा। उन 5 वंशों के बारे में हम लोग इसमें विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर हमको ये पता लगता है कि दिल्ली सल्तनत के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमने कला, स्थापत्य कला, निर्माण, सिक्के, भवन, इन सभी की आपकी चीजों से हमने एक एक करके गौर करके सबको बहुत अच्छे से आपका इसमें देख लिया है और इनको पढ़ा है। उसी के बाद हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनने के बाद, इसको हम गुलाम वंश या तुर्की वंश भी कहते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया गद्दी पर बैठती है और मिनाज सिराज उसके विषय में कहता है कि रजिया में वो सारे गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए थे, बस उसमें एक ही अवगुण था कि वो स्त्री थी। क्लियर है। इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने दिल्ली से लेके गैरसैंण का जो शहर है, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के नियरेस्ट का क्षेत्र है, वहां तक देखा कि कैसे दिल्ली के किसी शासक को मुल्तान में या आपके बंगाल में शासन करने में कितनी कठिनाई होती थी और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूसरा हमने ये भी देखा कि कैसे ये जो क्षेत्र है आपका जिसको हम कहते हैं, अब देखिए मैं आपको दिशा भी बता रहा था, ये आपका अगर आप देखेंगे ये उत्तर क्षेत्र है, ये पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो जितने भी युद्ध हुए हैं या फिर जो भी आक्रांताएं जो भारत में जिन्होंने अटैक किया है वो हमेशा उत्तर पश्चिम की दिशा से ही वो लोग कहाँ आए हैं, दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। ठीक, तो उत्तर पश्चिम हमेशा क्या रहा है, विदेशी आक्रांताओं का क्षेत्र रहा है। फिर हमने देखा कि दिल्ली से बैठे बंगाल और सिंध के गैरस जो आपका शहर है उसमें किस प्रकार का शासन होगा। हमने गंगा के दोआब को क्षेत्र को देखा कि इतनी बड़ी आपका सेना रखने के लिए किसी भी मुगल बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, वो किस तरह से उसको मेंटेन करते थे। इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने आपका दक्षिण भारत की तरफ अपने विजय अभियान चलाए। उन विजय अभियानों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम सबसे पहले देख रहे थे 12वीं शताब्दी में बनी दिल्ली की एक आपके मस्जिद थी। क्लियर है, दिल्ली कुना यानी कि पुराना शहर में, इसके विषय में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि मस्जिद का बेसिकली काम क्या होता है। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पर आप मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, यानी कि घुटने और माथे टेककर भगवान की, अल्लाह की क्या करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, जिसको हम कहते हैं नमाज पढ़ना। और हमने ये भी देखा कि नमाज पढ़ने की जो आपकी रस्म है, बहुत सारे लोग मिलजुल कर नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं में जो सबसे अधिक सम्मानित और जो आपका विद्वान पुरुष होता है उसको हम बोलते हैं इमाम। जैसे हमारे यहाँ आप हिंदू में देखो उनको बोलते हैं पंडित, ये क्या है, इमाम। क्लियर है। और जब आपका जुम्मे की रात यानी कि आपके शुक्रवार के दिन आपकी नमाज होती है तो जो आप इमाम होते हैं वो धर्म उपदेश देते हैं। हम धर्म उपदेश को हम बोलते हैं खुतबा। खुतबा आपका फारसी का शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं धर्मोपदेश। क्लियर है। ये सारी चीज देखी हमने देखा। फिर मक्का के विषय में हम लोगों ने बात भी करी। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। तो कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा और कुछ क्रम में आप लोग अच्छे से खड़े होकर देखेंगे। जीआईसी जसपुर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक तीसरी इमेज हमको दिखाई दे रही है। सबसे पहले इस इमेज को बड़े अच्छे से देखिए, गौर करके देखिए। हमको एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत दिखाई देगी, ठीक है। कुछ आप इसकी विशेष जो आकृति है उसकी आकृति को भी गौर करके देखिए, किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे इसमें मेहराब है, आप इनको देखिए। किस तरह के इसमें ये वो आपके पिलर हैं, इन पिलरों को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। गौर करके देखिए, दिखाई दिया। देखिए बेगमपुरी मस्जिद है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली की उसकी राजधानी
जहां पर यानी कि विश्व में शरणार्थी के रूप में मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, मानचित्र 1 में, जहां पन्हा को ढूंढिए। ठीक है, उसने एक नगर बसाया था वहीं पास में, छोटा सा, उसको जहां बना बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन आप देखिए, आज दिल्ली इतनी बड़ी हो गई है कि मंगोलपुरी, जहानाबाद, ये सब आपस में क्या है, मिले हुए हैं। लेकिन एक समय था जब इनके बीच में काफी डिस्टेंस थी। तो एक देखिए विशेष आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं ना, एक यूनिक सी कला इसमें दिखाई देगी आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई देगी मौत की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसे इसके मंत्री द्वारा बनवाया गया था। आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ये देखिए, अलग सी दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल। आप सोच के देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, कितनी अच्छी स्थापत्य कला है इसकी। ठीक है, देखिए थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। देखिए, जो उन्होंने मस्जिदें बनवाई हैं वो क्या सिद्ध करती हैं कि वो मुसलमान हैं और इस्लाम के रक्षक होने का वो दावा करते हैं। इनको वो फोर्सफुली दिखाते हैं, बल से दिखाते हैं। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परंपरा एवं समुदाय से जुड़े होने पर, ये क्या थे, आपस में एक दूसरे की जो आपकी परंपराएं हैं और समुदाय हैं, ये एक दूसरे से आपसे जुड़े होने का बोध उत्पन्न करते भी हैं। मस्जिदें सहायक थी एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। जो ये मुसलमान हैं, अनेक अनेक क्या था, विभिन्न प्रकार की जो भूमियां हैं या अलग अलग क्षेत्र से वो यहाँ आते थे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब थोड़ा सा आप देखिए चित्र नंबर 5 को, इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये एक आकृति देखिए, एक जालीनुमा आकृति आपको दिखाई देगी। आप अगर पुराने भवन या पुराने महल को देखोगे तो इस तरह की जामली जो आपको आपको चीजें भी दिखाई देंगी। देखिए, एक मस्जिद ये भी है, इसी का पार्ट है। अच्छा, ऐसे मुझे बताइए, आपने कोई पुराना महल, कोई पुराना किला देखा है? तो अगर आप उसकी विंडो को देखोगे तो आप देखेंगे कि वो विंडो स्टार्टिंग में वो पत्थर की बनी होती थी, ग्रेनाइट की, या किसी कोई चट्टान होती थी, तो उसको काट कर डिजाइन कर कर हम लोग उसको बनाते थे। लेकिन आज तो देखिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर्याप्त आपके साधन है, और किसी भी तरह हम लोग आपका बना लेते हैं। लेकिन उस समय बड़े यूनिकनेस थी आपका चीजों को बनाने में, स्थापत्य कला में। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम एक एक करके इन सारी चीजों को देखेंगे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेशन नजदीक से एक नजर। चलिए, कौन बच्चा पढ़ेगा माइक लेकर? जयसी पोखाल, बेटे माइक ले, कोई बच्चा पढ़ेगा? शाबाश, बहुत अच्छे, सुन पा रहा हूं मैं आपको। बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है? सर ईशांत। ईशान। चलो ईशान, आप पढ़ना ईशांत। प्रारंभ। ठीक है ईशान, आप पढ़ना प्रारंभ। हाँ जी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में दबंगा कहा जाता तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे।
बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तरदायी उत्तरदायी उत्तराधिकारियों के प्रति नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी दवारी के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। थैंक यू। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़े। आप देखिए थोड़ा सा इसमें हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एक बहुत बड़ा आपका साम्राज्य रहा। इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े शासन प्रशासन, इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े सैनिक और इतने क्षेत्र पर नियंत्रण करना कोई आसान काम नहीं था, और आज भी नहीं होता। अगर आप किसी प्रदेश, किसी देश को चलाते हैं तो उस पर नियंत्रण करना और उसके शासन प्रशासन को देखना, उसकी बागडोर संभालना आज भी कठिन है। क्लियर है? अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे बड़ा जितना भी सारा काम होता था, इस काम के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती थी? सूबेदार और प्रशासकों की। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेष कर की बात कर रहे हैं इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश क्या करता है? दिल्ली की सुल्तान बनता है, दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर बैठता है। सामंत मतलब वो होते थे जो बादशाह के अधीन काम करते थे, या उनके नीचे होते थे, हम उनको सामंत कहते हैं। और सामंतों के बाद होते थे जमींदार, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, जो गांव को नियंत्रण करते थे, गांव में नियम कानून और शासन प्रशासन को चलाते थे, उनको हम बोलते हैं जमींदार। आज की जमींदारी व्यवस्था और अंग्रेजों के टाइम की जमींदारी व्यवस्था और मुगल काल की जमींदारी व्यवस्था में, तीनों में एक अपना अपना अंतर है। क्लियर है? तो इसके साथ आप मध्यकालीन की चीजों को ऐड ना करें। क्लियर है? क्योंकि इस समय जमींदारी व्यवस्था का महत्व कुछ अलग था, अंग्रेजों के समय में कुछ अलग था, और वर्तमान में बिल्कुल ही अलग है। क्लियर है? के स्थानों पर आपने विशेष गुलामों को सुविधा नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। कह रहे हैं कि इल्तुतमिश ने कोशिश की कि सामंतों और जमींदारों को ना लगाया जाए, और जो उसके अपने गुलाम हैं उन गुलामों को ही क्या किया जाए? शासन प्रशासन के लिए लगाया जाए। क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था,
किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि इन गुलामों को फारसी में बंदगार कहते हैं। फारसी भाषा में क्या बोला गया है? बंदगार। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। पहले क्या होता था आपके मध्यकालीन समय में कि पहले आदमियों की जो था बोली लगती थी। मान लीजिए कोई 13-14 साल का बच्चा है, उसको उसके माँ बाप आपका बेच दिया करते थे, बाजार लगता था। और कोई भी व्यापारी, कोई भी सौदागर और कोई भी आपका सुल्तान उनको खरीद लेता था ताकि उससे अपनी सेवा करा सके। ठीक, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित, यानी कि गुलाम को बनाया है, अब उसको राजनीतिक आपका पद पर भी बैठाना है, कहीं सूबेदार बनाना है, कहीं आपका राजस्व का वो करना है, किसी को सैनिक बनाना है, तो ये बड़ी सावधानी से क्या देते थे, उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देते थे ताकि मालिक के ऊपर निर्भर रहे कि सुल्तान भी विश्वास कर सके और उन पर निर्भर हो सके। यानी कि गुलामों को किस पर विश्वास रहना चाहिए? अपने मालिक पर। और मालिक को किस पर विश्वास हो? अपने गुलामों पर। क्योंकि इतिहास में जब आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, हायर क्लास में आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, वहां आपको समझ होगा कि गुलामों ने ही क्या किया है, किसी सैनिक ने ही उस पूरे वंश को खत्म कर खुद क्या कर लिया है, शासन कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया है। और ऐसे पूरे इन 5 वंशों में आपको दिखाई देगा अगर आप इनको अच्छों से पढ़ोगे। ठीक, और कभी कभी हमें ऐसे एग्जाम्पल भी मिले हैं कि सुल्तानों ने क्या किया है, अपने बेटों से बढ़कर जो गुलाम है, जो स्लेव है, जो आपके बंदगां हैं, उन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया है। जैसे अगर आप देखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बेटों पर विश्वास ना कर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर विश्वास किया था। क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक पर विश्वास किया था। और महमूद गोरी जब भारत में आक्रमण कर रहा था तो उसी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। क्या सलाह देते थे गुलामों के प्रति? जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए, अच्छी कदर हो, पूरी जिंदगी भी आपके कभी योग्य हमको गुलाम मिलता है। कह रहे हम बहुत सारे गुलाम खरीदते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उन सारे गुलामों में से हमको कोई योग्य गुलाम हमको मिल जाए। ये बहुत कठिन और अपने आप में एक टास्कफुल बात है। ठीक, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं। कह रहे हैं कि जो अनुभवी लोग हैं, जो आपके बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आपको योग्य और आपका अनुभवी गुलाम आपको मिल जाए तो ये बेटों से बढ़कर होता है। किससे होता है? बेटों से बढ़कर होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद से हटा दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। कह रहे कि खिलजी के शासन काल में, तुगलक के शासन काल में जब आपके जो उनके गुलाम थे, उन गुलामों पर आपको उनको पदों पर बैठाया गया तो बहुत सारी जगह क्या हो गई, जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो आपका पैदा हो गई। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। बस ये सबसे बड़ी समस्या थी गुलाम में। जो गुलाम लोग थे, जो आपके स्लेव थे, वो क्या करते थे कि वो जो है फिर आश्रित हैं, जिस मालिक ने उनको खरीदा है वो केवल उसके ही आपके संरक्षक रहते थे। लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हैं, यानी कि मान लीजिए राजा के बाद कोई आपका राजा है ए, उसने किसी गुलाम को खरीदा, उसका पुत्र है बी और सी, तो ये जो आपका गुलाम होगा, ये गुलाम बी और सी के प्रति वफादार नहीं रहता, ये केवल किसके प्रति रहता था? ए के प्रति। तो इसलिए कहा गया है कि वे उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं थे, यानी कि वे उत्तराधिकारी के प्रति वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी।
सुल्तान द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था। आपको जो कोई उच्च कास्ट का है, मान लीजिए कोई आपका सूबेदार है, सामंत है, और कोई नया शासक बना, तो सामंत और सूबेदार की जगह पर अगर कोई गुलाम वंश या कोई आपका जो है आश्रित व्यक्ति बैठता था, तो उन लोगों को बड़ी ठेस पहुंचती थी। ये कैसे हो गया, हमारी जगह हम तो आपके जमींदार है, हमारी जगह एक गुलाम ने कैसे ले ली। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती थी। ठीक, निचले खानदान वाले लोगों को उच्च पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी की जाती थी। जब कोई भी निचले परिवार से कोई सुल्तान उनको किसी ऊंचे पद पर बैठा था, तो सुल्तान की बहुत बार आलोचना भी होती थी। अब ये निचला खानदान उचला खानदान के विषय में मुझे इतना अच्छा पता नहीं है। ऐसे समझते होंगे जो मालदार रहे होंगे, जो आपके शक्तिशाली और आपके समृद्ध होंगे, हम उनको कह सकते हैं कि उच्च खानदान के रहे होंगे। जो शक्तिशाली नहीं होंगे, आपके निर्धन होंगे, हम उनको नीच खानदान का यानी कि निचले खानदान का मान सकते हैं। और निचले खानदान के लोगों को शासक बनाने पर या उनको उच्च आपका पदों पर बैठाने पर दिल्ली सुल्तानों की हमेशा आलोचना होती रही है और बहुत सारी जगह उनको क्रिटिसाइज भी करता गया है। अब कह रहे हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी जन, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT। अब देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीम खुर्रम नामक कलाल यानी कि शराब बनाने वाले और बेचने वाला, फिजाउ उच नामक नाई, मनका तबके नाम का बाप का बावर्ची, गड्ढा और पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। अब सोचिए, कोई व्यक्ति आपका शराब बनाता हो, शराब को बेचता हो, कोई व्यक्ति नाई हो, बावर्ची हो जो कोई खाना बनाता हो, कोई आपका माली का काम करता हो, अगर ऐसे व्यक्तियों को आपका ऊंचे पदों पर कोई आपका बैठा देगा, तो उस बादशाह की, उस शासक की, उस राजा की आलोचना होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताइए। ऑब्वियस होगी। आज भी अगर किसी आम आदमी को कोई सांसद या मंत्री बना दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कहां से उठाकर इसको मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, या इसको कैसे ये आपका उच्च पद दे दिया। तो ऐसे ही क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी जो आपके निम्न कास्ट के व्यक्ति थे, जो लोग आपका छोटा काम करते थे, जिन्हें सैनिक प्रशासन शासन का अनुभव नहीं था, उन लोगों को शासन आपके प्रशासन का जब उच्च पदों पर बैठाया गया, तो इसमें क्या हुआ, लोग बड़े नाराज हुए और सुल्तान का क्या की, उन्होंने आलोचना की। अब कह रहे हैं 14वीं शताब्दी के मध्य में एक इतिहासकार हुए हैं जलाउद्दीन बर्नी, मिनाज सिराज के बाद आपके हैं जलाउद्दीन बर्नी। और जलाउद्दीन बर्नी ने क्या किया है, नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में दिखाया है। अब जलाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार हैं, वो इन जो आपके छोटे काम करने वाले या फिर इन लोगों को, नाई को, मालियों को उच्च प्रशासनिक आपका इन पदों पर बैठाने पर क्या करते हैं, ये बादशाह की आलोचना करते हैं। कह रहे हैं कि इनको राजनीतिक विवेक का नाश, यानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि राजनीति क्या होती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करा ही नहीं है, और शासन करने की क्षमता है, यानी कि उनमें योग्यता नहीं है कैसे शासन किया जाए, तभी तो माली को, नाई को, बावर्ची को शासन में बैठा है। तो ये क्या कर रहा है जलाउद्दीन बर्नी, इनकी नियुक्ति पर आलोचना कर रहा है। ठीक, उदाहरण के रूप में दिया गया है अपने ख्याल का मतलब होता है विचार, ख्याल का मतलब क्या है, विचार, ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की होगी? बताइए क्यों कर रहा होगा जलाउद्दीन बर्नी का सोचना था कि ऐसे प्रशासनिक पदों पर, खास कर प्रशासनिक और सैनिक पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो लोग आपका इसमें बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिन्हें इन क्षेत्र का बहुत अच्छा अनुभव है, क्लियर है, उन लोगों को विशेष तौर पर इन पर आपके बैठाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस क्षेत्र का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को इस क्षेत्र में बैठाना ठीक नहीं है। तो इसलिए इतिहासकार क्या करते हैं, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। क्लियर है? तो इतना हमने देखा, इसको पढ़ा समझा। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए,
फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट हो? देख लिया? किसी कुछ पूछना है? कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग एक बार घर जाकर चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।